Okay, so hey everyone, this is your Adarsh Patel. Welcome to our Decent Star classes. सर हम स्टार्ट किया था अपना रिप्रोडक्शन वाला जो भी सीरीज है, इसमें आज हमारा लेक्चर नंबर है जो 7 है। ये अपना लास्ट लेक्चर होने वाला है यार, क्योंकि इसके पहले लेक्चर नंबर 6 में हमने सारा कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो इम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड था, ये ऑलमोस्ट हमने सारा कुछ कवर कर लिया था। और आज के इस लेक्चर में हम इसके आगे का रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा सेगमेंट दे रखा है, ठीक है ना। तो उस छोटे से सेगमेंट को कोशिश करते हैं हम कि जल्दी से जल्दी हम इसको खत्म कर पाए, ठीक है ना। चलिए भाई, तो इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सीरीज को हम खत्म करते हैं आज। एक बार आप थोड़ा सा पुराना रिकॉल करिए, तो ये सारा कुछ हमने यार कवर कर लिया था। पार्चुरेशन वगैरह तक हमने सारा कुछ कवर कर लिया था, और लास्ट में हमने पूरा पार्चुरेशन की मैकेनिज्म भी ये आपको समझाया था, हार्मोन्स के रोल क्या होते हैं, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन के बारे में, है ना। तो यार इसके आगे से आज हम शुरू करते हैं। ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है नाम से एक टॉपिक दे रखा है सीआरटी में। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है बेसिकली, पर ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन अवेयरनेस के रिगार्डिंग बोल लो, या फिर ये बोल रहे हैं कि इस चैप्टर का पार्ट तो है ही, पर सोसाइटी में जो एक अवेयरनेस है जिसको हम बोलते हैं ना कि सेक्स एजुकेशन का नाम देते हैं ना, तो वो सेक्स एजुकेशन के अंदर में सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना। क्योंकि यार होता क्या है अ, कि जब भी हम बात कर रहे हैं सेक्स एजुकेशन की, ठीक है ना, तो लोगों को बहुत सारी चीजों को लेकर के बहुत ही अलग तरीके का या फिर बहुत ही रॉन्ग मिस बिलीव लोगों ने बैठा करके रखा हुआ है, ठीक है ना। इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम उसी मिस बिलीव को तोड़ते हैं, है ना। तो चलो भाई शुरू करते हैं इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर को। थोड़ा सा गला खराब है, कोई ना, लेट्स मैनेज इट। चलो, तो एक बार इसको शुरू करते हैं। देखिए भाई, एक बार इस में देखिए क्या लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब भी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से नाम पढ़ के थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। देखिए मैं शुरू से ही लास्ट तक यही बोलूंगा कि बायोलॉजी में यहाँ सारा कुछ जो है ना, ये सब के सब पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी का खेल है ना। सा भी वर्ड हो आप उसको ऑपरेट करिए, ठीक है ना। आप उसको संधि विच्छेद करो, कोई भी वर्ड हो उसको तोड़ो मरोड़ो, ठीक है ना। आपस में मिलाओ, देखो क्या बन रहा है, ठीक है ना। खैर वर्ड को जब तोड़ेंगे फिर पता चलेगा कि इसका एक्चुअल में सेंस क्या है, तो लिटिल बिट हम थोड़ा बहुत यार इसका आइडिया लगा पाएंगे कि कोई भी वर्ड है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, जैसे जैसे आप बायो पढ़ते जाएंगे आपको वर्ड को थोड़ा तोड़ना समझना ये सारी चीजें आ जाएंगी, वही ना। देखो ये लिखा है क्या है यहाँ पे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है ना, जो हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी है इससे रिलेटेड हेल्थ के बारे में, है ना। तो देखो, हाँ, आप बचपन की क्लासों में भी पढ़े होंगे। हेल्थ का मतलब तो आप अभी तक ये समझते हुए आए हो कि डिजीज का एब्सेंस होना, क्या बोला, हेल्थ का मतलब आप अभी तक यही समझते हो कि डिजीज का एब्सेंस होना हेल्थ कहलाता है। यही समझते हो ना कि बीमार नहीं है तो हेल्दी है। हाँ भाई सही है, बीमार नहीं तो हेल्दी है, कि डिजीज का एब्सेंस होना हेल्थ होता है, ठीक है ना। बट एब्सेंट ऑफ डिजीज, जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ते जाओगे तो एक नया हेल्थ का डेफिनेशन ये है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट मेयरली हेल्थ, ठीक है ना। सी आदमी के अंदर में कोई डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो हेल्दी है ना। अगर हम जब भी बात भाई हेल्थ की करते हैं, किसकी, जब भी हम बात करते हैं हेल्थ की, तो हम हमेशा मेन फैक्टर में 3 पैरामीटर लेते हैं, है ना। और इन तीनों पैरामीटर को देने वाला है डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ कहता है कि कोई भी पर्सन फिट तभी हम मानेंगे, किसी भी पर्सन को हम हेल्दी तभी मानेंगे जब वो पर्सन फिजिकली भी फिट होगा और उसके साथ साथ मेंटली भी फिट होगा और उसके साथ साथ सोशली भी फिट होगा। तभी हम उस पर्सन को क्या करेंगे, हेल्दी कंसीडर करेंगे। मतलब ये हुआ कि पर्सन को, किसी भी पर्सन को हेल्दी तभी बोलेंगे जब वो शारीरिक तौर पे स्वस्थ हो, मानसिक तौर पे स्वस्थ हो, साथ ही साथ सामाजिक तौर पे भी स्वस्थ हो, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको हम बोलेंगे हेल्दी। इसको ऐसे समझ सकते हैं
कोई आदमी है, बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर है भाई, फिजिकली फिट है ना, पर वो मेंटली वो पैदल है ना। तो फिर क्या चीज है, अपने अहंकार में आगे समाज में सबको कहता है उठा के फेंक देंगे, मार देंगे, ठीक है ना, तो गालियां देता है। तो क्या सोसाइटी के लोग इज्जत देंगे? बिल्कुल नहीं। क्या है मानसिक तौर पे स्वस्थ है? बिल्कुल नहीं। क्या फिजिकली तौर पे स्वस्थ है? हाँ भाई, बॉडी बिल्डर है, जिम वगैरह ले रहा है तो ठीक होगा, और फिजिकली फिट भी होगा, है ना। तो किसी भी पर्सन को फिट तभी मानेंगे जब तीनों तरीके से वो हेल्थी हो, है ना। इंसान अगर फिजिकली भी फिट है, मान लो मेंटली भी फिट है, कोई जॉब कर रहा है, फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, पर उसके कैरेक्टर ऐसे नहीं है कि वो उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करे, ठीक है ना, उसकी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं है, भले ही उसके पास कितना पैसा हो। तो क्या वो फिट है? बिल्कुल नहीं है। समाज से, घर से बाहर जैसे निकल रहा है, सब कोई उसके ऊपर गालियां दे रहा है ना। तो क्या वो फिट बोलेंगे? नहीं। अगर सोसाइटी ही नहीं उसको एक्सेप्ट करे तो एक टाइम तो जरूर आएगा ना कि जब वो मेंटल थोड़ा-सा ऐसे परेशान हो जाएगा कि कुछ भी सोच के कि लोग हमें ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, खैर जब उसे रियलाइज़ेशन होगा तब, है ना? किसी भी पर्सन को क्या कह रहा है कि फिजिकली फिट होने के लिए 3 पैरामीटर है, और ये तीनों पैरामीटर को कौन दिया है? डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ का मतलब बोले तो, डब्ल्यूएचओ का मतलब बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना? हिंदी उतना नहीं आती है पर कोशिश करते हैं थोड़ा-थोड़ा समझ में आए। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ही बोला है अगर कोई पर्सन हेल्दी है, तो उस पर्सन को भैया हम हेल्दी तभी बोलेंगे जब वो पर्सन फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, और सोशली भी फिट हो, और बिहेवियर के भी तौर पे फिट हो, तभी वो सोशली फिट है ना? देखो, होता क्या है कि हम यहाँ पे देखो, एक टाइम आता है ना कि जब लोग कम हुआ करते हैं, ठीक? आज़ादी के बाद से जब आप पॉपुलेशन की ग्रोथ देखेंगे भाई ना, आज़ादी के बाद से जब आप पॉपुलेशन की ग्रोथ देखेंगे, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ में एक टाइम पे एक्स्पोनेंशियल लगभग 2001 या 2000 करीब 2 का सेंसस उठा के आप देखेंगे ना, पॉपुलेशन में एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना? बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन एक्सप्लोड देखने के लिए मिलता है ना? देखो, अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 3 हेल्थ के पैरामीटर ले लिए हैं, है ना? देखो, पहले लोग, अभी क्या है कि मेडिकल सिस्टम ना बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, ठीक है ना? तो पहले लोग एक छोटी-सी बीमारी से भी, छोटी-सी नहीं, ऐसे कुछ ज़्यादातर बीमारी से मर जाते, है ना? इसका ट्रीटमेंट नहीं था, पर अभी अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हो चुका है, ठीक है ना? तो आज के ज़माने में मोर्टेलिटी रेट, क्या बोला? आज के ज़माने में इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के एडवांस होने की वजह से आज के टाइम पे अपनी जो मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट मतलब जो मरने की रेट है ना? वो बहुत कम हो चुकी है लोगों की, है ना? और इसी तरीके से अपना पहले क्या होता था कि डिलीवरी के टाइम पे भी मदर की डेथ हो जाती थी। पर अभी क्या है, बहुत सारा ऑपरेशन हो जाता है ना? तो इससे बर्थ आने वाली कॉम्प्लिकेशन भी कम हो रही है। इससे क्या होता है कि बर्थ की जो इन्फैंट की जो मोर्टेलिटी रेट है, ये भी कम होती जा रही है, ठीक है ना? तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट है। आप इतना याद रखो कि ये सब कम हो रहा है, किसकी वजह से? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आजकल लोग कम मर रहे हैं, ठीक है ना? पहले उतना एडवांस नहीं था, अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट अच्छे खासे अवेलेबल है, ठीक है ना? तो अगर पॉपुलेशन इस तरीके से एक्सप्लोड होता जाएगा, तो देखो नेचर में क्या होता है भाई, खाने के लिए खाने के लिए क्या? ज़मीन थोड़ी ना, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, और रहने के लिए मकान, ठीक है ना? कपड़ा, रोटी, मकान तीनों ऐसा थोड़ी है कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? साहब हम तो गरीब हैं, सब कुछ लिमिटेड ही है ना? सब कुछ लिमिटेड है। तो इससे क्या होता है, अगर सब कुछ लिमिटेड है, तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या इतने कपड़ा, रोटी, मकान में सर्वाइव कर पाएँगे? अरे नहीं कर पाएँगे ना भाई। अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ना। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम 20 बच्चा पैदा करो, 100 बच्चा पैदा करो, जितना मन करो उतना पैदा करो। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं करना है ना? तो जब पॉपुलेशन एक्सप्लोड होने लगा, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया भाई? एक्शन लिया। क्या किया? गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, और इंडिया पहली कंट्री है जिसने अपने देश के अंदर में फैमिली प्लानिंग को इनिशिएट किया। खैर,
अभी तो धज्जियां उड़ी हुई है फैमिली प्लानिंग की। एक एक घर में 20-20 बच्चे हैं, क्या बात है। हाँ भाई मैंने तो देखा है। तो देखो, फर्स्ट कंट्री इंडिया, इंडिया वाज अमंगस्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि फैमिली प्लानिंग को इनिशिएट किया था। कब किया था भाई? 1951 में, है ना? 1951 में, ठीक। अब देखो, फैमिली प्लानिंग को इनिशिएट किया था, ठीक। अब अगर बच्चा ज्यादा पैदा हो रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब अगर बच्चा ज्यादा पैदा हो रहा है तो दो रीजन है। या तो इंटेंशनली कि जान करके कोई पैदा कर रहा होगा, या फिर दूसरा कि इंटरकोर्स के टाइम पे फेल्योर हो चुका, तो बेबी कंसीव हो गई। अब जरूरी नहीं है कि हर कोई अबॉर्शन के लिए जाता है ना? ठीक है। अगर न्यू बेबी अगर हो गई है, ऐसा आ गया, तो भाई अगर हम कंसीव कर सकते हैं तो ऑब्वियसली बेबी आएगा, ठीक है ना? तो इसकी वजह से भी पॉपुलेशन में वृद्धि हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना? तो ये सब कुछ फैमिली प्लानिंग को इनिशिएट किया गवर्नमेंट ने, लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया, गवर्नमेंट ने लोगों को कॉन्डोम्स के बारे में बताया, अलग अलग तरीके के पिल्स के बारे में बताया, ठीक है ना? कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है, ना चाहते हुए प्रेगनेंसी हो गई बाय डिफॉल्ट, तो कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, है ना? अलग-अलग तरीके की पिल्स बनाई गई, ठीक है ना? तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक? इसको पढ़ने से पहले क्या है कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना? इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी बहुत काम का टर्मिनोलॉजी है, इसको ध्यान से समझिएगा। एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस भाई मेडिकल में एक प्रोसीजर का नाम है, ठीक है ना? इसमें क्या करते हैं कि जो डेवलपिंग फीटस है ना, वहां से हम क्या करते हैं, सिरिंज में एक डेवलपिंग फीटस जो भी है, वहां से हम लिक्विड निकाल लेते हैं। ज्यादा नहीं, बस आप इतना याद रखिए, मदर के जो वूम है, ड्यूटेरस है, वहां से हम ना एक फ्लूइड को कलेक्ट कर लेते हैं, है ना? अब उस फ्लूइड का हम लैब में ले जाकर के टेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कुछ? लैब में ले जाकर के हम टेस्टिंग करेंगे, जैसे मदर की यूटेरस से हमने फ्लूइड, डेवलपिंग फीटस के अंदर से हमने फ्लूइड निकाल लिया, है ना? जैसे कि मान लो ये मदर का पेट है, और यहाँ पे एक डेवलपिंग फीटस है, ठीक है ना? यहाँ से इसके अंदर से हमने सिरिंज से क्या कर लिया, सिरिंज से हमने यहाँ पे यार लिक्विड निकाल लिया, ठीक है ना? जो लिक्विड निकाली यहाँ पे सिरिंज से, ठीक। यहाँ पे अब मैंने लिक्विड निकाल लिया आराम से सिरिंज से, ठीक। यहाँ पे हमने लिक्विड निकाल लिया, ठीक। अब ये जो लिक्विड है, अब ये जो लिक्विड है ना भैया, अब ये जो लिक्विड है सिरिंज के अंदर में, ये जो लिक्विड है, इसका हम लैब के अंदर में ले जाके क्या कर लें, टेस्ट कर लें, ठीक है ना? क्या करना भाई, इसका हम लैब के अंदर में ले जाके टेस्ट कर लें। अच्छा सर, लैब के अंदर ले जाकर के टेस्ट करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? तो भाई देखो, अगर हम इसको लैब के अंदर में ले जाकर के टेस्ट कर लेंगे, तो इससे बहुत सारी चीजें पता हो जाएंगी, ठीक है ना? देखो, हम बेबी का ना हम बेबी का सेक्स भी जान सकते हैं, ध्यान से सुन लो। बेबी का सेक्स भी जान सकते हैं, और दूसरा, बेबी का जो हेरिडिटी, हेरिडिटी से जो होने वाले हेरिडिटरी जो डिजीज बोलते हैं ना, या फिर जो बाय बर्थ डिजीज है, तो डिजीज के भी बारे में पता कर सकते हैं। एक्चुअल में जो एमनियोसेंटेसिस की खोज की गई थी भैया, ये हेरिडिटरी डिजीज, या फिर इसको बोलेंगे कि बाय बर्थ जो होने वाली बीमारियां हैं, जो जन्मजात बीमारियां हैं, जो भी हो रही हैं, अगर हम इनको पता कर लें, तो बेबी ग्रो रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे इस इम्ब्रायोनिक स्टेज पे हम बहुत सारी बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं, है ना? तो जो बाय बर्थ जो बीमारी होने वाली है, हम इसका ट्रीटमेंट कर पाए, ठीक। पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भाई हम बेबी का सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना? इस एमनियोसेंटेसिस से, ये जो एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर है, इससे हम इस बेबी का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना? अगर सोचो, अगर बेबी का सेक्स डिटरमाइन कर ले रहे हैं, तो क्या लोग इसका मिसयूज नहीं करना चाहेंगे, है ना? अगर बेबी गर्ल हुई तो ज्यादातर लोग क्या करना चाहते हैं, एबॉर्शन कराना चाहते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस में ये क्या होने लगा, इस रूल को फॉलो नहीं किएगा, इसका बहुत ही ज्यादा एमनियोसेंटेसिस का एक टाइम पे मिस यूज होने लगा, है ना? जब मिस यूज होने लगा, तो इससे क्या हो गया कि जैसे बोलते हैं ना कि एबॉर्शन मत करो, ठीक है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना? तो यहाँ से एबॉर्शन की रेट बढ़ गई, क्योंकि बेबी का सेक्स पता चल जाता था, ठीक। फिर एमनियोसेंटेसिस में कुछ बदलाव किए गए। गवर्नमेंट ने बोला कि इसको क्वालिफाइड डॉक्टर के एक्सपर्ट मतलब अंडर में करेंगे, और बेबी का सेक्स हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और तभी करेंगे जब हेरिडेटरी डिजीज की हमें संभावना होगी, ठीक है ना? तो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, एक प्रोसीजर है
जिसमें क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेते हैं, ठीक है ना, जो डेवलपिंग फीटस है इससे एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेंगे और हम यहाँ पे इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर की स्टडी कर सकते हैं, जैसे कुछ अलग अलग तरीके के डाउन सिंड्रोम वगैरह कुछ अलग अलग तरीके का नहीं जरूरत है, ठीक है ना। और क्या कंट्रासेप्टिव मेथड हैव टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है ना। तो इतना कुछ हम पता कर पा रहे थे इस एमनियोसेंटेसिस से, तो उम्मीद करते हैं एमनियोसेंटेसिस समझ में आ रहा होगा, है ना। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो फेल्योर होता है क्या, जो फेल्योर होता है, फेल्योर इन द सेंस की जो पॉपुलेशन का फेल्योर है ना, जो इंसेमिनेशन का फेल्योर है, अगर ऐसा हो रहा है कि अगर हम इन अनइंटेंशनली, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट अगर स्पर्म इंटर कर जाता है, ठीक है ना, वेजाइना के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में स्पर्म इंटर कर जाता है और बाय डिफॉल्ट फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, तो हम तो चाह नहीं रहे थे कि जो लेडीज है वो प्रेग्नेंट हो, है ना, जो लेडीज है वो प्रेग्नेंट हो, हमेशा नहीं चाह रहे थे, ठीक है ना। दैट मीन्स कि ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसी आई है ना, ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसी आई है, तो कोई चाह रहा है कि कपल्स कोई चाह रहा है कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है ये ना आए, है ना। तो उसके लिए क्या बचाव हो सकते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना, ठीक है ना, और कोपुलेशन आराम से आदमी कर पाए, है ना। तो उसके लिए क्या तरीका है कि कोपुलेशन करे, कपल्स क्या चाहते हैं, मैरिड कपल क्या चाहती है, कोपुलेशन तो करना है ना, पर अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहती है, चाहे कि भाई, ठीक है ना। तो इसके लिए जो कंट्रासेप्टिव मेथड मेथड का मतलब ध्यान सुनना, कंट्रासेप्टिव मेथड का मतलब होता है कि बचाव के तरीके, ठीक है ना। तो क्या बचाव के तरीके हो सकते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को बचाया जा सके, अनवांटेड प्रेगनेंसी से तो भागा जा सके, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सके, तो उसके लिए जो कंट्रासेप्टिव मेथड है, जो बचाव के तरीके हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके के बचाव के तरीके लोग यूज किया करते हैं, ठीक है ना। पर अपने सहूलियत के हिसाब से हम अलग अलग तरीका यूज कर सकते हैं अंडर द अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, है ना। तो देखो भाई, एक तो तरीका जो आमतौर पे लोग यूज किया करते हैं, ये तो है नेचुरल मेथड, है ना, नेचुरल मेथड एक तरीका है। अब बस ध्यान से सुनते जाओ, आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, ठीक है ना। एक तो नेचुरल मेथड है जिसमें कुछ भी नहीं यूज हो रहा है, लाइक कंडोम्स वगैरह कुछ नहीं, कोई पिल्स नहीं, ठीक है ना, कोई मेडिसिन नहीं ले रहा है, नेचुरल मेथड इसको बोलते हैं नेचुरली। नेचुरल मेथड में क्या हो सकता है कि देखो, नेचुरल मेथड में ये हो सकता है कि जब पॉपुलेशन कर रहा है, अब स्पर्म जस्ट निकलने वाला है, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, पेनिस को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर कर रहे हैं, है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, स्पर्म बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, तो उससे स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचा नहीं, स्पर्म बाहर निकल गया, तो इससे प्रेगनेंसी अवॉइड हो गई, है ना। तो एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है ना। पर क्या ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये 100% इसका सक्सेस है, नहीं। हो सकता है कि पेनिस बाहर ना आ पाए और बाय डिफॉल्ट इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी ट्रैप हो जाए, निकल जाए, ठीक है ना। उसकी वजह से भी प्रेग्नेंट हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है ना। ये तरीका क्या अच्छा है, सेफर 100% सेफ है, नहीं सेफ है, पर क्या यूज किया जा सकता है, हाँ यूज किया जा सकता है नेचुरल मेथड को, ठीक। एक तो ये तरीका हो गया नेचुरल मेथड में, जिसको देखो इस नेचुरल मेथड को हम बोलते हैं, ये जो मैंने अभी तरीका बताया आपको नेचुरल मेथड में, इसको बोलते हैं कोइटस इंटरप्ट। कोइटस कोइटस इंटरप्ट का मतलब ये होता है कि कोइटस हो रहा था, कोपुलेशन आराम से चल रहा था, पर स्पर्म जैसा ही निकलने वाला था तो पेनिस को बाहर कर लिया गया, है ना, मतलब कोपुलेशन को बीच में रोका गया, मतलब इंटरप्ट किया गया, दैट इज नोन एज द कोपुलेशन इंटरप्ट, ठीक है ना, कोइटस इंटरप्ट, ठीक। ये नेचुरल तरीका है, ठीक। इसमें क्या कोई कंडोम की यूज हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। क्या कोई हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, है ना। इसके लिए बोल रहे हैं ताकि स्पर्म बस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के संपर्क में ना आए, इसके लिए सारे तरीके इंतजाम किए जा रहे हैं, ठीक। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा होता है भाई एक लैक्टेशनल, एक टर्म होता सुनते जाओ, लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है ना, लैक्टेशनल एमिनोरिया। देखो लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या चीज है, लैक्टेशनल एमिनोरिया इसको हम बोल रहे हैं 6th मंथ की, है ना। जैसे ध्यान से सुनना, क्या होता है, पार्चुरेशन हो गया, बेबी आ गई, तो मदर इंटेंशनली
अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएंगे यार, ठीक है ना। तो ब्रेस्ट फीड जब बेबी को करा रही होती हैं, है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हुआ रहता है, ठीक है ना, एमसी बंद हुई रहती है 6 मंथ के लिए। तो इसको बोलते हैं लैक्टेशनल। लैक्टेशन का मतलब ब्रेस्ट की फीडिंग कराना, मिल्क पिलाना, ठीक है ना। इसकी वजह से एमसी स्टॉप है, ठीक है ना। इसके ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से एमसी स्टॉप है। इसको बोल रहे हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये लगभग 6 मंथ तक होती है। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक फीमेल के अंदर में 9 मंथ प्रेगनेंसी में तो मेट्रोसाइकिल नहीं आती है, प्लस 6 मंथ बेबी डिलीवरी होने के बाद भी एमसी स्टॉप रहती है ना, एमसी स्टॉप रहती है। तो ये जो 6 मंथ का पीरियड है, दैट इज नोन एज द लैक्टेशनल एमिनोरिया, है ना। क्या इस टाइम पे अगर कोई कपल कोपुलेशन करता है, क्या बोले, क्या इस टाइम पे भाई अगर कोई कपल कोपुलेशन करता है, तो क्या प्रेगनेंसी की संभावना है? नहीं संभावना है ना, क्योंकि एमसी स्टॉप है। ओवुलेशन कहाँ से लाओगे, ओवुलेशन कहाँ कराओगे, है ना। अरे इतनी बातें समझ में आई क्या? तो नेचुरल मेथड में ये सारे तरीके हैं, ठीक। चलिए जी, अगला तरीका पढ़ते हैं हम। अगला तरीका है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड मतलब क्या हुआ कि हम फिजिकली रोकना चाहते हैं। क्या रोकना चाहते हैं? हम फिजिकली, देखो स्पर्म है और यहाँ पे ओवम है, ठीक है ना। ये है स्पर्म और ये है ओवम। तो इसको हम फिजिकली मीट होने से, स्पर्म कह रहा है कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, ओवम ओवम करी हमें तुमसे मिलना चाहते हैं, ठीक है ना। पर हम क्या कह रहे हैं, नहीं हम दोनों को मिलने नहीं देंगे। हम क्या कर सकते हैं कि बीच में एक बैरियर यूज कर रहे हैं। बैरियर क्या? पेनिस पे हम कॉन्डोम यूज कर ले। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कॉन्डोम यूज कर लेंगे, अगर हम कॉन्डोम यूज कर लेंगे, तो क्या स्पर्म ओवम के साथ मीट हो पाएगा? नहीं मीट हो पाएगा फिजिकली ना। तो इस मेथड को बोलते हैं हम बैरियर मेथड। इस मेथड को क्या बोलेंगे? बैरियर मेथड। अच्छा, देखो जब भी हम बात कर रहे हैं कॉन्डोम की, तो निरोध क्या है? निरोध, ठीक है ना। निरोध जो है, ये फर्स्ट इंडिया के अंदर में फर्स्ट पॉपुलर ब्रांड की कंडोम है। फर्स्ट पॉपुलर ब्रांड की ये निरोध कंडोम है ना। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और ये जीके का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नीट में भी कई बार पूछा जा चुका है यार। तो निरोध इज द फर्स्ट पॉपुलर ब्रांड ऑफ कंडोम। एंड कंडोम किससे बना होता है भैया? तो कंडोम बना हुआ होता है लेटेक्स शीथ से। कंडोम बना हुआ होता है। अच्छा सर, कंडोम कितने तरीके के होते हैं? तो कंडोम्स भाई 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है मेल कंडोम और एक होता है कौन सा? फीमेल कंडोम, है ना। एक तो हो गया भैया मेल कंडोम, एक हो गया फीमेल कंडोम। तो यहाँ पे इसके बारे में, इसके बाद और भी कुछ होता है, जैसे डायाफ्राम हो गया, ठीक है ना। इसके बाद होता है यार कैप आता है, वॉल्ट्स आते हैं, ठीक है ना। सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स, तो बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं। पर आप कंडोम से याद रखो, बैरियर मेथड में एक कंडोम एक अच्छा बैरियर है। चलिए भाई, इसके बाद देखो, इसके बाद है आईयूडी। क्या लिखा है? इसके बाद है आईयूडी। आईयूडी का मतलब, आईयूडी का मतलब ध्यान से सुनना, आईयूडी का मतलब होता है यूट्राई यूटेराइन डिवाइस, ठीक है ना। यहाँ पे देखो भाई, आईयूडी, आईयूडी का मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब ध्यान से सुनते हैं इसको। इंट्रा का मतलब होता है इन साइड, ठीक। यूटेराइन का मतलब क्या होता है? यूटेरस। मतलब आईयूडी एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा मेडिकल का यंत्र बनाया गया, एक ऐसा डिवाइस बनाया गया जिसको हम यूटेरस के अंदर में ले जा करके इंसर्ट कर रहे हैं, है ना। देखो, ये बेसिकली ये फोटो ऐसी बड़ी हुई है, इतनी बड़ी नहीं होती है, ठीक है ना। आईयूडी क्या होता है? ये जो इंट्रायूटेराइन, आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको फोटो मिलेगा इसकी। यहाँ पे यूटेरस के अंदर में हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या करता है, ये यूटेरस को, और क्या, जो जो बेसिकली ये वेजाइनल फ्लूइड है, ठीक है ना। इस इसको और कुछ हार्मोन्स में, इसमें क्या कर लेता है, डिफरेंस ला देता है, ठीक है ना। इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस का काम होता है, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है। आईयूडी देखो,
ये जो आईयूडी है ना, इसको हम यूटेरस के अंदर में एक एक्सपर्ट डॉक्टर जो होती है ना, इसको यूटेरस के अंदर में ले जाकर के इंसर्ट कर देती है, ठीक है ना। और ये अपने अंदर से कुछ सब्सटेंस रिलीज कर किया करते हैं, ठीक है ना। और यूटेरस को अनसुइटेबल कर देंगे, ठीक है ना। या फिर जो सर्वाइकल म्यूकस है इसको अनसुइटेबल कर देंगे। कुछ है जो स्पर्म को किल कर देंगे, ठीक है ना। अगर इतना करेंगे तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, स्पर्म बचेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा भाई, है ना। और अगर यूटेरस अनसुटेबल हो जाएगा तो इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगा, तो क्या प्रेगनेंसी लीड करेगी? नहीं प्रेगनेंसी लीड कर पाएगी ना। तो ये आईओडी में हम यही करते हैं, है ना। तो देखो, आईओडी इज द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कंट्रासेप्शन इन इंडिया। मतलब कि इंडिया के अंदर में आईओडी बहुत ज्यादा फीमेल यूज करती हैं। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है और अच्छा भी होता है आईओडी, ठीक है ना। आईओडी करता क्या है? तो आईओडी फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म को किल कर देगा, स्पर्म को खा लेगा, ठीक है ना, यूटेरस के अंदर में। तो आईओडी का एक काम ये हो गया। दूसरा, देखो एक कॉपर रिलीजिंग अगर आईओडी यूज करें, जैसे देखो यहाँ पे कॉपर का वायर यूज किया गया ना, तो जो कॉपर रिलीजिंग आईओडी है इनका काम क्या होता है? स्पर्म जैसे मोटिलिटी होता है ना, स्पर्म तैरते हुए जाएगा तो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देगा। और स्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी है ना, इसको भी सप्रेस कर देगा। अगर इतना कर देगा तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हार्मोन इसी तरीके से एक हार्मोन्स वाली भी आईओडी आती है। हार्मोन आईओडी क्या करती है? यूटेरस को अनसुटेबल कर देती है इम्प्लांटेशन के लिए। और क्या करती है? जो सर्वाइकल म्यूकस है ना, उसको होस्टाइल कर देती है, स्पर्म को किल कर देता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, आईओडी तीन तरीके के होते हैं। जिसको कंपटीशन नहीं देना है, बस आईओडी का डेफिनेशन याद कर लो, काम चल जाएगा, है ना। इसमें कुछ कॉपर वाला है, बस उसका फंक्शन याद कर लो, बाकी तुम्हारा काम चल जाएगा। पर जिसको यार कंपटीशन देना है, जिसको अच्छे से सब कुछ करना है, उसके लिए है। और एक क्लास ट्वेल्थ में भी है। आईओडी जो होते हैं तीन तरीके के होते हैं। एक तो होता है नॉन मेडिकेटेड, एक होता है कॉपर रिलीजिंग, एक होता है हार्मोन्स रिलीजिंग आईओडी। तीन तरीके के आईओडी हुआ करते हैं। तो नॉन मेडिकेटेड आईओडी जो है, इसका नाम लिप्सिलूप। और कॉपर रिलीजिंग में सीयूटी, CU7 मल्टीलोड 375, हार्मोनल रिलीजिंग में प्रोजेस्टा जेट और एलएनजी 20 है। बस आप नाम याद कर सकते हो, ठीक है ना। और जैसे फंक्शन था ना, ये आप भी फंक्शन याद करो, ठीक है ना। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखो उसके बाद और क्या हो सकता है? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल यूज कर सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे यार, अनवांटेड 72 वगैरह इस तरह की कुछ मेडिसिन होती है ना, कि विद इन 72 आवर हम इसको ओरली इंटेक कर लें तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक। तो देखो कुछ पिल्स भी आते हैं, जैसे कुछ इसमें पिल्स हैं जिसके कम साइड इफेक्ट होते हैं, किसके ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, पर साइड इफेक्ट तो होते हैं यार, है ना। जैसे एक पिल्स का नाम है, और ओसीपी में इसको यूज कर रहे हैं, मतलब कंट्रासेप्टिव पिल्स में मालाडी है और सहेली है ना। दो पिल्स हुआ करती है, मालाडी और सहेली, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछता है कि मालाडी और सहेली इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन था, तो सबसे अच्छा कौन है? सहेली है ना। सबसे अच्छी कौन है? सहेली है। सहेली के बारे में कुछ है। अच्छा, कोई पूछे कि अच्छा बताओ मालाडी क्यों नहीं अच्छी है? तो मालाडी इसलिए नहीं अच्छी है क्योंकि यार इसमें स्टेरॉइड होता है। सोचो स्टेरॉइड कितना नुकसान करता है ना यार, इसीलिए मालाडी अच्छा नहीं होता है। पर सहेली अच्छा होता है। हाँ, जो फीमेल सुन रही है वो ध्यान रखे कि मालाडी को प्रीफर करे ओवर द, सॉरी, सहेली को प्रीफर करे ओवर द मालाडी, क्योंकि सहेली जो होता है भैया ना, ये नॉन स्टेरॉइडल केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना। पर मालाडी के अंदर में स्टेरॉइडल केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना। जो ओवरी की हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, यूटेरस को, मतलब पूरी की पूरी बॉडी को एक तरीके से नुकसान पहुंचाती है स्टेरॉइड। अच्छा सर, सहेली बनाया कौन है? तो सहेली बनाई है एक लखनऊ की अपनी कंपनी है, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें तो मैं घूम चुका हूँ यार एक बार। बहुत अच्छी कंपनी है। तो बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है कंपनी का, बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है, रिनॉन इंस्टीट्यूट है, अपने इंडिया की शान है ना। तो लखनऊ के अंदर में है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने इन्होंने इस सहेली को बनाया हुआ है ना। तो मालाडी क्या होता है? डेली पिल्स होता है। लेकिन सहेली क्या होती है? सहेली को हम हफ्ते में एक पिल्स लेते हैं, है ना। सहेली का हफ्ते में एक पिल्स लेते हैं, पर मालाडी अगर कोई यूज कर रहा है तो उसे डेली एक एक पिल्स लेना पड़ेगा। डेली ओरल पिल्स है, पर सहेली मतलब ओरली पील है ना। तो सहेली इज द बेस्ट कंपेयर टू द मालाडी, ठीक। अच्छा सर, इतना बात तो क्लियर आ गया। अच्छा सर, इसमें ठीक है, आप कह रहे हैं सही है कि ये पर कंडोम स्विच कर लेंगे, कोइटस इंटरप्ट, ये सारा कुछ कर सकते हैं। पर सर इसके साइड इफेक्ट है, और जो नेचुरल मेथड है ये 100% सेफर नहीं है ना। हाँ, एग्री करते हैं
हम 100% सेफर नहीं है। और ये सारे जो मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं, ये सारे लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी को साइड इफेक्ट पहुंचाएंगे, बिल्कुल यार हम मानते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि हाँ, भाई शादी हुई है तो लोग कोपुलेशन करेंगे, है ना? कोपुलेशन तो करेंगे ही, ठीक ना? तो कुछ लोग सर्जिकल मेथड को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो बोलते हैं कि ठीक है भैया, हमारे पास 2 बच्चे हो गए, अब हमको बच्चों से लेना-देना नहीं है, ठीक है ना? पर हम मैरिड हैं, तो हम पॉपुलेशन करेंगे, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या इंतज़ाम उसके लिए इंतज़ाम है कि ये नसबंदी, आपने सुना होगा नसबंदी के बारे में, ठीक है ना? तो ये अलग-अलग तरीका है, तो पुरुषों में भी नसबंदी हो सकती है और महिलाओं के भी अंदर नसबंदी हो सकती है, ठीक है ना? तो जो मेल के अंदर पर ज़्यादातर क्या होता है, महिलाओं में नसबंदी होती है ना? देखो मेल के अंदर में क्या होती है, मेल की अगर नसबंदी हो रही है ना, तो उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी। आपने मैंने बताया है यार, रिप्रोडक्शन का पहला जो लेक्चर है, इसमें आप आपको सब कुछ पता है। पहला नहीं, दूसरा जो मेरे रिप्रोडक्टिव पार्ट का मैंने सीरीज बनाया है, देखो वेसेक्टोमी में क्या कर रहे हैं कि हम वासा डिफरेंस को इसको वासा डिफरेंस को कट कर देते हैं। जैसे कि मान लो वासा डिफरेंस है ना, यहीं से कट करके इधर भी गांठ लगा देंगे, इधर भी टाई कर देंगे, ठीक है ना? अब यहाँ से यहाँ तक स्पर्म आएगा नहीं, ठीक है ना? स्पर्म आएगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, ठीक है ना? तो वासा डिफरेंस को रिमूव कर देते हैं और मतलब कट करके टाई कर देते हैं, ठीक है ना? और ये सारा कुछ ना जो स्क्रोटम है वहां पे एक इंसिजन मार्क करके दिखाते हैं। खैर मैंने सारा कुछ किया हुआ है, कभी मौका मिला तो वीडियो जरूर शेयर करेंगे। चलिए भाई, इसके बाद अगर ये फिगर देख लीजिए, देखिए ये अपना टेस्टिस है ना? इसके बाद ये सब पाइप्स है जो भी है, ठीक है ना? इसमें अलग-अलग पार्ट हुआ करता है यार, ये सब कुछ आपको पता है। एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस होता है, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, ठीक है? तो सब नहीं बता रहे हैं हम। तो ये जो अपना वासा डिफरेंस है, इसको कट कर दिया गया और देखिए टाई कर दिया गया ना, वासा डिफरेंस टाई करके कट कर दिया गया। दैट इज नोन एज द वासेक्टोमी, ठीक है ना? इसी तरीके से होता है ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, फॉलोपियन ट्यूब को कट कर दे और उसको टाई कर दे, है ना? और ये चीज हम कहाँ पे करते हैं, तो देखो एब्डोमेन से करते हैं, ठीक है ना? तो फालोपियन ट्यूब को टाई कर कट करके फिर इसको कट टाई करते हैं, है ना? अगर ये कर रहे हैं तो दैट इज देखो फालोपियन ट्यूब टाई एंड कट, यहाँ पे फालोपियन ट्यूब को टाई करके कट करके टाई कर दिया गया, बांध दिया गया। अब यहाँ से उस साइड आएगा नहीं, मतलब वो आएगा नहीं, और यहाँ पे स्पर्म पहुंच भी जाएगा, तो स्पर्म को जब बोवा ही नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, ठीक है ना? तो ये हो गया। हाँ भाई, सब कुछ समझ में आ गया सर, ठीक है ना? हाँ, सब कुछ समझ में आ गया कि कंट्रासेप्टिव मेथड हम कैसे यूज करते हैं। पर जैसे मैंने बोला रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो यार अगर पॉपुलेशन हो रही है, ठीक है ना? तो आजकल जानते हैं, आजकल क्या वो पहले से ही आदमी क्या हो सकता है, एड्स के लिए प्रोन हो सकता है ना? जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्स से ट्रांसमिट होने वाली जो भी डिजीज है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो रहा है। तो क्या वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए प्रोन होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना भाई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए वो प्रोन हो जाएगा भाई, ठीक है ना? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कैसे अवॉइड किया जाए, ठीक है ना? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को अवॉइड करने का क्या तरीका है कि मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करना अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना? और क्या, जिसको हम जानते नहीं है, ठीक है ना, जो कोई अननोन लेडी है जिसको हम जानते नहीं, उसके साथ सेक्स अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा चीज क्या है कि जब ड्यूरिंग द पॉपुलेशन हम बैरियर मेथड का यूज कर रहे हैं, है ना? तो ये सब चीज हम कर सकते हैं। इसी को देखो, इसी एसटीडी को हम वीडी बोलते हैं, वेनेरल डिजीज वगैरह बोलते हैं, है ना? जैसे इसमें एग्जांपल एचआईवी होता है, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पस, ठीक है ना? देखो ये जो चीजें हैं ना, एक अगर एक बार हो गई तो इसका इलाज अभी तक तो नहीं बना है, सीधे वहीं बना है भगवान के पास। समझ में आया ना भाई? इसीलिए थोड़ा संभल के। तो देखो भाई, एसटीडी कैन बी ट्रांसमिटेड बाय सेवरल रूट, बहुत सारे तरीके से। जैसे इंजेक्शन से, कोई जरूरी नहीं है कि किसी को एड्स हुआ है तो समाज जो है हीन भावना से देख रही है। कोई जरूरी थोड़ी है कि पॉपुलेशन करके आया है इसीलिए एड्स हुआ है। हो सकता हो किसी बार्बर के शॉप के पे गया हो, ठीक है ना? किसी एचआईवी वाले का दाढ़ी बनाया, ब्लेड कट लगा, उसी से उसका भी कट लग गया। वैसे भी एड्स हो सकता है। हो सकता है किसी झोला छाप डॉक्टर के पास गया हो, ठीक है ना? किसी एड्स वाले मरीज को इंजेक्शन लगाया हो और उसी से उसको भी लगा दें, है ना? अगर कुछ भी हो सकता है, हम पॉसिबिलिटी मान सकते हैं, अरे मान सकते हैं कि नहीं? तो इंजेक्शन से हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे लिक्विड मीडियम का इन्वॉल्व हो, जैसे ब्लड हो, सलाइवा हो, ठीक है ना? अगर ये सब चीजें ट्रांसमिट हो रही हैं तो ये सब इन्फेक्शन होता है विथ विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड वगैरह, ठीक है ना? तो
यहाँ पे यार खत्म होता है पूरा का पूरा आपका ये जो रिप्रोडक्शन का एक काफी इम्पोर्टेंट सीरीज था अपने पास, ये पूरा यार अभी खत्म हो गया हमारे पास, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं यार आपको पूरा कुछ समझ में आया होगा। हमारी कोशिश यही है कि आपको जितना यार पॉसिबल वे में तुम्हें मेरे साइड से एनसीईआरटी मैं पढ़ा सकता हूँ उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, है ना। मेरा काम है यार कि अपने साइड से जो अच्छा हो पाए, ठीक है ना, अपने काम को अच्छे से करना। और उम्मीद करते हैं आप भी अपने काम को अच्छे से कर रहे होंगे। कोई ना, मैं इसमें लग रहा है छोटा नहीं हुआ हूँ, पूरा मैंने पढ़ा दिया है यार। कोई बात नहीं यार, गलतियां होती हैं। इंसान हम भी हैं, इंसान आप भी हैं। गलतियां हमसे भी होगी, गलतियां आपसे भी होगी। कोई ना, चलिए भाई। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यार पढ़ते रहो एकदम मौज मस्ती से। चलो, आज के लेक्चर के खत्म में रिप्रोडक्शन अपना जो भी खत्म हो चुका, ठीक है ना। लास्ट में जाते जाते कुछ एक अच्छा सा पोयम है, ठीक है ना, इस पोयम को सुनाते हैं। काफी मोटिवेटिंग पोयम है, मैं पढ़ रहा था इसको। आजकल कुछ मैं ज्यादा ही मोटिवेटिंग पोयम पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ते हैं, बस इसीलिए रील बना सके यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो ये काफी मोटिवेटिंग पोयम है यार। ये ओम त्रिपाठी करके हैं, काफी अच्छा लिखते हैं, इनकी पोयम है ये। कि इन्होंने लिखा है यार कि बाधाएं आती हैं, आने दो, हर बाधा से लड़ जाऊंगा। जब तक लक्ष्य नहीं भेदूंगा, यहीं अड़ग रह जाऊंगा। हर संकट के टल जाने से सब कुछ शांत नहीं होता। मार्ग कठिन चुन लूंगा, लेकिन हार नहीं स्वीकारूंगा। है माना मंजिल दूर अभी, उनको भी तो पाना है। इस रास्ते के जो कांटे हैं, सबको गले लगाना है। कुछ निंदा निंदा करते हैं, पर उस पर ध्यान नहीं दूंगा। अपने पथ पर सतत रहूंगा, मेहनत को विराम नहीं दूंगा। हार गया तो खेद नहीं, पुनः प्रयास करूंगा मैं। अपनी मेहनत से जीतूंगा, ऐसा इतिहास रचूंगा मैं। समझ में आ गया? तो काफी मोटिवेटिंग पोएम है, ठीक है ना। चलिए भाई, सुनते रहिए ध्यान से, मौज मस्ती से पढ़ते रहिए, यही हमारी दिली तमन्ना है, यही हमारी ख्वाहिश है। चलिए भाई, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मौज मस्ती से पढ़ते रहो यार। चलिए भाई, इतना शांतिपूर्वक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। चलिए, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।